दो धनात्मक आवेशों के बीच बल क्या होगा? कहने का मतलब कौन से बल की बात हो रही है? कल थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था ये, ठीक है ना। ये बल कौन सा है? जो कूलाम साहब का बल है ना, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। कौन सा फोर्स है आपका? जो नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बोला है कि दो धन आवेश हैं, धनावेश हैं, दो पॉजिटिव वाले हैं, उनको एक साथ में स्टार्ट करा जाए तो फिर क्या होगा उनके बीच में? तो कहते हैं ना कि आपका ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। कूलाम साहब क्या कहते हैं? ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, और जो सेम होते हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। तो वही बात की गई है। अब समझिएगा, दो धनात्मक आवेशों को, दोनों क्या है? एक जैसे हैं, आया ना। तो क्या करेंगे? बल क्या होगा? यदि तब मुक्त हो, वो चार्ज तब बनाया जाए, तब लाइट उसमें छोड़ी जाए, ठीक है, जब वो पास हो। तो क्या होगा? जैसे ही वो आपका चार्जेस मुक्त करे जाएंगे, तैसे ही क्या होगा? तुरंत ही वो एक दूसरे को बाहर फेंकेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे करा दी थी। कूलाम का नियम था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइस वर्सा। एक जैसे चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं। चुंबक में नहीं देखा है, सेम पोल क्या करेंगे? आपका दूर भगाएंगे, ठीक है कि नहीं। ऑपोजिट है वो आपका चिपक जाएंगे। सर ऐसे ही ध्यान रखना। तो दोनों को पास में रखा जाएगा, तो एक दूसरे को क्या है? भगाने के चक्कर में उनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो आपका कम हो जाएगा। सर बस इतना ध्यान रखना, खेल हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन है आपका, सही सुमेलित नहीं है उसको लेकर के था। ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें देखेंगे हमारे, ठीक है। तो उसमें एक सुमेलित नहीं था, उसमें दे रखा था गोरखपुर जो है ना, कोसी नदी के आपका किनारे है या कोसी नदी के तट पे है। ये गलत ही नहीं, महागलत था, सरासर गलत था। क्योंकि गोरखपुर जो है ना आपका राप्ती और रोहिणी नदी के किनारे है। स्पेशली बात करें तो आपका रोहिणी नदी, सॉरी आपकी राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। ये दोनों ही सहायक हैं किसकी? आपकी गंगा की। चलो हम बात करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने जो कोसी की बात करी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कोसी नदी है आपकी, बिहार का शोक कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ठीक है ना। क्योंकि जब आपका बरसात का मौसम होता है तो इसमें बाढ़ बहुत सारी ला देती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम की बात करें तो गोसाई थान चोटी है आपकी, आपका माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में आपकी पड़ती है। कौन सी? आपकी गोसाई थान चोटी, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में पड़ती है। सर ये गंगा से मिल जाती है। ये जो आपका कौन सी है? कोसी नदी भी किसकी सहायक है? गंगा की है। भागलपुर के पास में, भागलपुर आपका बिहार, ईस्टर्न बिहार की बात करेंगे, यूपी तो छोड़ो यार, बिहार में भी ईस्ट में पड़ता है आपका भागलपुर, वहां गंगा से मिल जाती है ये, ठीक है। इतनी सी बात थी इसकी। थोड़ा हम आगे चलते हैं आपका। चलो इसने ऑप्शन क्या दिए थे? वाराणसी जो है ना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब गंगा के बारे में हम आज बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने यमुना की बात कर ली, यहाँ चर्चा आ गई गंगा की। अब इसमें हम क्या करेंगे? पूरी तरह से इसको करेंगे, ठीक है ना। गंगा की बात करेंगे तो गंगा का उद्गम जो होता है ना, किस हिमनद से होता है, किस ग्लेशियर से होता है? तो भैया गंगोत्री से होता है। सर गंगा की लेंथ कितनी है भाई? 25-25 किलोमीटर। 25-25 जानबूझ के बोलो, ठीक है ना। कितना आपका? वैसे आपका 2525 किलोमीटर है ना। भारत की सबसे लंबी नदी है ना भारत की, ठीक है ना। एक तरह से जीवन रेखा भी है, बाकी चीजें भी समझ में आ गई होंगी। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे आपका पंच प्रयाग भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कि यहाँ पे कराऊं, मैं आपको डिटेल वहां पे कराता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, अभी यहाँ सही भी नहीं है, अपन देखेंगे आप कहाँ पे इसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो भाई चलो पीछे, तो थोड़ा देख लेते हैं। कुछ नदियां इन्होंने बोली थी। गोमती नदी यहाँ पे है, और गोमती के किनारे ही आपकी राजधानी है ना, ठीक है ना। गंगा है यहाँ पे, यमुना है यहाँ पे, घाघरा यहाँ पे जाती है। सर यही घाघरा कहाँ पे? अयोध्या में जाकर के सरयू कहलाती है। घाघरा ही सरयू कहलाती है, अलग नहीं है सरयू, ठीक है ना। घाघरा को ही बोल दिया जाता है, फिर बाद में फिर आपका फिर से घाघरा हो जाती है, और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक है। सर कौन से साइड से गंगा की सहायक है? बाएं साइड से। आप देखो ना, मुंह कर लो उधर से ही, उधर से आ रहे ना, तो आप कहाँ? दाया बाया, उसी हिसाब से रहता है नदियों का भी, ठीक है ना। जैसे चलते हैं, इधर साइड में मुंह है ना गंगा का, किधर से चल रही है? इधर से, इधर आ रही है, तो डायरेक्शन अपना भी इधर कर लो,
तो लेफ्ट राइट बताने के लिए जितने ज्योग्राफर हैं उन्होंने उसी तरीके से इसको यूज भी किया। तो कौन से किनारे से आ रही है सर गोमती? ठीक है, बाएं किनारे से। इधर मुंह है तो आपका बायां हो गया ना उधर, ठीक है कि नहीं, बाएं किनारे से। घाघरा भी बाईं सहायक है, यमुना दाईं ओर से, ठीक है ना। यमुना आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक भी है, ठीक है ना। कौन सी ओर से? दाहिनी ओर से, ओवरऑल भी है वो, ठीक है ना। चलो, तो ये हुई हमारी थोड़ी सी बात। और ये गंगा और यमुना यहाँ प्रयागराज पे आपका संगम बनाती है, हमने ये बात करी थी। चलो सर, कुछ और बातें देख लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से थे सर आपके, जल्दी से बोलो। आपका वाराणसी था, ठीक है ना, वाराणसी हीरा, ठीक है। और कौन सा था? सुल्तानपुर था क्या? सुल्तानपुर था, ऑप्शन में क्या था? सुल्तानपुर ही था ना, वो ये रहा, ठीक है ना। ये उसपे फैजाबाद के पास में, अयोध्या के पास में, इसका मतलब क्या है? किस पे? घाघरा पे ही है ना, ठीक है। और कौन सा था ऑप्शन? गोरखपुर। गोरखपुर सर आप देखोगे इस साइड में, गोरखपुर राप्ती नदी यहां से निकलती है, राप्ती और एक और आपकी रोहिणी। गुरु गोरखनाथ का आपका उनके नाम पे ही है, ठीक है ना, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, ठीक है ना। चलो गोरखनाथ किसके लिए फेमस है आपके? हठयोग के लिए। किसके लिए? हठयोग के लिए। और कोई कौन सा ऑप्शन था बच गया? जल्दी बोलो। हो गया, बनारस तो था ही, बाकी चीजें हो गई। बाकी और चीजें देखते हैं सर, थोड़ा और डिटेल करें तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये यमुना चल रही है, ये गंगा चल रही है, इधर से आपकी गोमती आ गई, ठीक है ना। और इधर से ये क्या आपकी घाघरा, जो कहां होकर के जा रही है, ठीक है ना। राप्ती इधर आ रही है, राप्ती यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से बिहार शुरू हो गया, घाघरा आएगी यहाँ से, देखो ये यहाँ पे अयोध्या वाला है। राप्ती बाद में आके यहाँ मिल जाएगी, कहां से? गोरखपुर से गुजर गई, यहाँ से देखो, यहाँ से गुजर गई गोरखपुर। अरे यूपी का मैप है ना, पीछे वाला, ये बलिया वाला इलाका, ये आपका कौन सा? ये महाराजगंज वाला, ये वाला महाराजगंज वाला है ना, यहाँ पे लास्ट में। और यहाँ गोरखपुर है तुरंत ही नीचे। तो यहाँ राप्ती निकलती है यहाँ गोरखपुर से, और यहाँ पे आपका ये घाघरा निकलेगी, कहां से निकल रही है? फैजाबाद यानी अयोध्या, ठीक है ना। तो किस नदी पे है आपका? सरयू आंसर में रहेगा, वास्तविक रूप से वो क्या है आपका? घाघरा ही है। अबे घग्गर नहीं, घाघरा, ठीक है ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहुंच गए सर। आपको जो दिखा रहे थे वो है आपकी कोसी। बिहार यहाँ से शुरू हो गया, कोसी कहाँ है? बिहार यहाँ खत्म होने वाला है, यहाँ पे कोसी है। और कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का सूप। क्योंकि जब आपका बरसात के मौसम में यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ ला देती है यहाँ पे एरिया में, ठीक है ना। एक तो ऐसा भी है ना, ये एरिया धीमे धीमे आपको देखोगे तो बहुत आपका नीचे हो जाता है, तो पानी बहुत जल्दी आपका भर भी जाता है। आप देखोगे ईस्टर्न यूपी भी इसी तरीके से है, सारा आपका कमा के देता है वेस्टर्न यूपी, और सारा खर्चा कहाँ हो जाता है? ईस्टर्न वाले पे। क्योंकि देखो सर, बाढ़ आएगी तो उनको कुछ ना कुछ तो सरकार देगी ना, सरकार की जिम्मेदारी। आप तो चिल्लाओगे, ठीक है ना, आप किसी को गलियाना होता है तो सरकारों को गलिया देते हैं, समझ आ रही है ना। चलो, तो ये थी आपकी ये वाली बात। तो अब कुछ चीजें समझिएगा। सुमेलित नहीं है तो हमारा ये अब आंसर समझ में आ रहा होगा। गोरखपुर कोसी पे नहीं है सर, किस पे है? राप्ती पे। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। और गोसाईथान चोटी है एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, एवरेस्ट के नॉर्थ से नेपाल में, वहां से आपका इसका उद्भव होता है, कहां से? कोसी का, ठीक है ना। भागलपुर के पास में गंगा में मिल जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो एक और बात देखते हैं आपका। हमने बात करी किसकी? आपकी इनकी, ठीक है ना। अब देखो यहां से देखा आपका कहां पे? कोसी यहाँ पे मिल गई। कोसी से पहले राप्ती थी, राप्ती से पहले घाघरा, घाघरा से पहले गोमती, यही था ना क्रम, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा आपका इस पे क्या था आपका? सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर यहाँ पे सर। ये आपका पीलीभीत से निकलती है गोमती। गोमती की एक खास बात क्या है? पर्वतों से नहीं निकलती सर, कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पर्वतों से नहीं निकलती सर। पीलीभीत आपका जो है ना, पीलीभीत जो आपका कहाँ बाउंड्री बनाता है, किसके साथ में सर? एग्जैक्टली, वहां पे आपका फुलनहार झील है। कौन सी आपकी? फुलनहार झील या गोमत झील भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। ओके, वहां से निकलती है पीलीभीत से। और ये आपका ऐसा बोला जाता है, कौन सी मैदानों से आपका उद्भव होता है? तो आपका गोमती का है। और इसी के किनारे आपका कौन?
सुल्तानपुर तो है ही, साथ साथ में आपका लखनऊ भी ध्यान रखना सर, ठीक है ना। गोमती, गैया की मती, विचार, ठीक है ना। तो आगे चलो, घाघरा के बारे में बात करें तो सरयू, ठीक है ना, हैशटैग हमने कर दिया। यहीं पे आपका अयोध्या किसके किनारे, सरयू। अरे आपने वो नहीं सुना है श्रवण कुमार वाला वाकया, उसमें वो गीत गाता है, सरयू नदी पे लोटा जल का मैं भरने आया, सुना है ना आपने। अरे मामा लगते थे दशरथ, वो इसी के चक्कर में तो लोग आजकल वो कांवरे भर रहे हैं, ठीक है। वो मम्मी पापा को ढो रहा था, ये पता नहीं क्या ढोड़ रहे हैं। चलो कहां पे पहुंच गए सर, नीलम करके आपका एक ग्लेशियर है सर, वहां से आपका निकलती है सरयू, ठीक है। मिलम, मैं नीलम बोला क्या, मिलम है, ठीक है। ग्लेशियर है वहां पे, वहां से निकलती है, नेपाल में निकलती है। और जब ये निकलती है वहां से, जिस ग्लेशियर से, तब इसको गौरी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर। और नेपाल और आपके यूपी के बॉर्डर पे इसको आपका काली या चेक भी बोल देते हैं, कई बार काली नदी भी बोल देते हैं, ठीक है। किसको, आपका घाघरा की बात कर रहे हैं। बाद में फिर ये आपका घाघरा कहलाती है, और अयोध्या के इलाके में ये सरयू कहलाती है। फिर दोबारा से घाघरा नाम से फिर किस में मिल जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। सर कहानी समझ में आ गई, हम एक बार और पढ़ चुके हैं, ठीक है। राप्ती के बारे में तो बता दिया, गोरखपुर है यहाँ पे, कोसी नदी बिहार से है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा आप बात करते हैं आपका ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है गंगा, फरक्का एक जगह है, ठीक है ना, फरक्का, वहां से आपका एक फरक्का बैराज भी तो लगा रखा है, नहीं क्या, तो वहां से आपका एंटर करती है। और सर ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद में मेघना कहलाती है। डेल्टा जब बनाती है ना तब क्या कहलाती है, मेघना, ठीक है ना। मेघना क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब आपका एक हो जाती है तब ये मेघना कहलाती है। कहां पे, आपका बंगाल में, ठीक है सर, सॉरी उसमें बांग्लादेश में, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक बात हो गई। अब हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जो एरिया है ना अभी वाला, पंचप्रयाग वाला, अभी हमने बोला नहीं, पंचप्रयाग वाला अब हम देखते हैं यहाँ पे। चलिएगा, आपके 4 धाम कहां पे, आपके उत्तराखंड में बर्फीला इलाका है सर। यहाँ पे है आपका यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकल रही है, गंगोत्री से गंगा निकल रही है, दोनों पड़ोस में, यमुना उधर है गंगा इधर है, इतनी बात पता पड़ गई। फिर उसके बाद में क्या है, केदारनाथ, फिर इधर है बद्रीनाथ, ठीक है। ये कौन है आपका, केदारनाथ। कैलाश के कौन है आपके, एक अभी वो आता है ना, एक डीजे वाले बजाते हैं कि उत्तराखंड के राजा, नहीं आता है, चलो जो भी है। तो केदारनाथ, अरे कैलाश से केदारनाथ, कैसे कैलाश, कैसे केदारनाथ, दोनों पे कौन है आपका, भगवान शिव, उनको समर्पित है, ध्यान रखना, केदारनाथ, ठीक है ना। यहाँ से कौन सी निकलेगी सर, मंदाकिनी। गंगोत्री से कौन सी निकलती है, भागीरथी, अभी गंगा नहीं कहलाएगी। इधर देखो यहाँ पे बद्रीनाथ, शुरुआत होगी आपकी यहाँ से, बद्रीनाथ से एक निकल रही है, कौन सी आपकी, एक तरीके से इसको कहते हैं आपका अलकनंदा ही इसका शुरुआत से नाम है। लेकिन इसको जो है ना धौली गंगा से पहले इसको कई बार आपका विष्णु गंगा भी बोल देते हैं, बट है अलकनंदा ही। बद्रीनाथ से क्या निकल रही है आपकी, अलकनंदा, या इससे पहले आपका विष्णु प्रयाग से पहले इसको आपका विष्णु गंगा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना, चलो, लेकिन अलकनंदा ही मान के चलना। अभी बद्रीनाथ से निकली है, फिर उसके बाद में धौली गंगा जब मिल जाती है वहां हो जाता है विष्णु प्रयाग। कौन सा, बद्रीनाथ जो धाम है भगवान विष्णु को समर्पित है, किसको है, एग्जैक्टली विष्णु प्रयाग पे यहाँ पे मिल गई धौली गंगा। उसके बाद में आपका आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक और प्रयाग, नंद प्रयाग। कौन सा वाला, ठीक है, नंद प्रयाग पे आपका नंदाकिनी मिलेगी। और फिर से ही ये सारी अलकनंदा में मिल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चल रही है। अभी भी जो ब्लू है ना वो अलकनंदा ही है, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद में एक पिंडार गंगा मिलेगी, तो वहां पे बनेगा कर्ण प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है सर संगम, है ना, ठीक है, कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद में आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग पे आपका केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी जुड़ जाती है। और ध्यान रखना सर, अब पहली बार अलकनंदा में आपका राइट साइड से जुड़ेगी कोई, है ना, इधर से लेफ्ट साइड से थी सर, ऊपर से गंगा आ रही है ना, नीचे को जा रही है, अलकनंदा नीचे आ रही है ना, गंगा नहीं, अभी अलकनंदा नीचे आ रही है। तो आपका इस साइड से आप भी अपना मुंह वैसे ही कर लो, ठीक है ना, आपका ही राइट, तो राइट साइड से आपके जुड़ती है कौन सी, मंदाकिनी।
कहाँ जुड़ती है सर? रुद्रप्रयाग पे। अरे भगवान शिव है ना, तो रुद्रप्रयाग बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, मंदाकिनी। उसके बाद में देवप्रयाग पे भागीरथी जुड़ती है अलकनंदा से और बन जाती है देवप्रयाग पे गंगा। फिर ये आपका अलकनंदा नाम खत्म हो जाता है, क्या कहलाती है? गंगा। गंगा देवप्रयाग पे किन दो नदियों के मिलने से होती है? आपकी भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है सर। चलो, ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? मेरा पहलू तो यहां से शुरू होता है ना, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बद्रीनाथ से। विष्णु के बारे में जानते ही हो, ठीक है कि नहीं? बद्रीनाथ आपने देखा होगा, एक दृश्य याद करो, कौन सा वाला? जब भृगु ने लात मारी थी ना विष्णु को, कहते हैं ना, क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, कहा जो बिगड़ो विष्णु को भृगु ने मारी लात। तो उससे हमारा कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो विष्णु है, ठीक है, नंद प्रयाग है, फिर उसके बाद में कर्ण, रुद्र और देव। तो सुनो, यहां से भगवान विष्णु है, यहां से धौली से पहले मारेंगे। धौल मारे थे किसने? एक्चुअली उन्होंने लात मारी थी भृगु ने, ठीक है ना, पर हम यहाँ याद रखेंगे बद्री, ठीक है ना। ये इसको क्या बोले थे? बद्दी वाली चप्पल मारी थी बद्रीनाथ से, ठीक है ना, याद रहेगी। सुनो, कोई ऑफेंड मत करना, ये हमें याद करने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी को गुस्सा आ गई, उन्होंने बोला जाओ, जितने भी ब्राह्मण है ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दरिद्र हो जाएंगे, तुम्हारे पास में आएंगे नहीं। तो फिर जो है ना भाई साहब हाथ जोड़ने लगे, उनको दिमाग ठिकाने आ गया, गुस्से गुस्से में मार तो गए कि मैं आया हूं, तुम भाई सो रहे हो। सामने वाले सो रहे थे, वो विष्णु जी, ठीक है ना। अब जब साप दे दिया लक्ष्मी जी ने कि तुम्हारे जो है ना लक्ष्मी चली जाएगी तुम्हारे पास से, कभी भी नहीं रुकेगी, तो फिर वो अनुनय विनय करने लगे, बहुत सारी क्षमा याचना करने लगे। क्या बोलते हैं? विष्णु ना कर देवा, विष्णु ना कर देवा, ना समझ आ रही? विष्णु ना कर देवा, ऐसा मत करो यार, ठीक है ना। पूरी कम्युनिटी को मेरे चक्कर में क्यों परेशान करवा रहे हो? तो बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, मांग लो आशीर्वाद, क्या मांगना चाह रहे हो। उन्होंने तो साप दे दिया, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो मैं यही चाहता हूं कि ये जो देवी लक्ष्मी है ना मेरी पुत्री बने। छाया ना, बाद में भार्गवी बनती हैं। भार्गवी नाम सुना है? चलो ठीक है, जो भी है, खुश हो। अच्छा इधर सुनो, तो क्या है आपका? बद्रीनाथ से धौल पड़े, तो भाई साहब नाराज हो गए, तो फिर क्या बोले आपने? विष्णु, विष्णु बोलोगे आप? अरे भाई वो ऋषि थे ना, वो बोलेंगे विष्णु ना कर देवा, ना से नंद प्रयाग, क से कर्ण प्रयाग, र से रुद्र प्रयाग, देव से सर याद हुआ। अब देखो बाकी तो इजी है, प्रयाग आपको पता है तो बाकी हो जाएगा। विष्णु प्रयाग आपका बन गया धौली से ही, धौल पड़े विष्णु जग गए, तो फिर उनसे बोल रहे ना कर देवा। ना से नंद प्रयाग, ना से नंद ध्यान रखना, क्योंकि आगे देखोगे तो क्या है आपका? कृष्ण बने थे, नंद क्या रहे थे ना, तो अगला कौन सा पड़ा हुआ है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पे नंदाकिनी नदी की कोई टेंशन नहीं है। आगे चलोगे ना कर, क से कर्ण प्रयाग, सर पिंडार। कर्ण के बारे में क्या सूत पुत्र बोला जाता है? नहीं, लोअर कास्ट से पिंडार, पिंडार जनजाति आपकी इधर, ठीक है ना, पिंडार, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ कहानी थी नहीं बता रहा। पिंडार जो है ना आपका, यहाँ से पिंडार आपका गंगा जुड़ती है, ये सब गंगा ही है, पिंडार गंगा, ठीक है ना, नंदाकिनी गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा, फलानी गंगा, ठीक है, गंगा के ही भाग हैं। आगे चल के सर पिंडार हो गई, उसके बाद में आपका रुद्रप्रयाग पे। अब रुद्र आगे तो उधर से आएगी भाई, कौन सी है? मंदाकिनी, ठीक है ना। कहां से आई? केदारनाथ से, ठीक है ना। उसके बाद में आपका देवप्रयाग पे आपका गंगोत्री से आएगी, ये धामों से आएगी। बाकी ये कहां पे मिल जाएगी? यमुनोत्री वाली, कौन से प्रयाग पे? प्रयागराज पे, प्रयागराज पे मिल जाएगी, ठीक है ना। सर हमने कमाल की चीजें कर ली, मजाक मजाक में, ठीक है, चलेगा, एक बार नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना। आगे बताओ चलो इन पे बताओ। चलो सर, हमने एक कहानी सुनी करी थी आपकी, कहां से? चार धाम है, कौन से वाले? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, पहले बद्री उधर है। ये सुनो, ड्रामा उधर शुरू होगा ना, तो बद्दी वाली चप्पल उधर रखना, बद्री उधर है। सर मजाक मजाक में कमाल हो जाएगा आपके साथ में, लोग रटते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये बताना मत है आपने कैसे याद करा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। उसको बैकग्राउंड में रहने दो, लोगों को सस्पेंस में रहने दो, यार क्या टैलेंटेड है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले आपका कौन सा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे चलो, अलकनंदा निकलेगी, अलक निरंजन, ठीक है ना, निकली अलकनंदा निकल गई, ठीक है ना। उसके बाद में धौल पड़े, धौली गंगा मिलेगी कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। जब धौल मिला विष्णु के साथ में तभी तो आपका विष्णु प्रयाग हो ना, ठीक है सर। यहां से आपका, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग के बाद में आप क्या बोलोगे, विष्णु नाकर देवा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी। सर कौन सी साइड से, लेफ्ट से ही है, अभी गड़बड़ नहीं होगा। ना कर कैसे, कर्ण प्रयाग पे पिंडार गंगा, कर रुद्र प्रयाग, अब इधर से आएगी रुद्र है तो आपका भगवान शिव रहेंगे कि नहीं, कहां से आएगी आपकी, केदारनाथ से, कौन सी, मंदाकिनी, मंदाकिनी जुड़ गई, ठीक है ना। देव प्रयाग पे कहां से, यमुना, गंगोत्री से निकल रही है, कौन सी, भागीरथी, कौन सी निकल रही है, भागीरथी मिल जाएगी और गंगा कहलाएगी। ये हो गया खेल आपका, ठीक है ना। सर ये गंगा कहलाई आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, ये जो है ना कहां पे आपका मैदानी भाग में आपकी प्रवेश कर जाती है, तो हरिद्वार में, हरिद्वार में पहली बार वो मैदान में आपका प्रवेश कर जाती है सर, ठीक है ना। सर यमुना भी मिलेगी, फिर प्रयागराज में इनका मिलन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई थी, क्या याद हो गए, मस्ती मस्ती में सारे हमारे याद भी हो गए, ठीक है। तो अब देखो सर, अब कुछ भी आपसे पूछ ले तो सारा हो जाएगा। तो ये गंगोत्री से क्या निकल रही है आपकी, भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से आपका पहले मिलेगी कौन सी, विष्णु प्रयाग है, फिर उसके बाद में नंद प्रयाग है, ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग पे, और पिंडार कर्ण प्रयाग पे, फिर उसके बाद में रुद्र प्रयाग पे आपका मंदाकिनी जुड़ जाएगी, उसके बाद में देव प्रयाग पे आपका, और हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में चली जाएगी। अब सारा याद हो रहा है कि नहीं, ये तो हिंट चाहिए आपको, ये हिंट मिलेगी सर आपको, ठीक है ना। बाकी चीजें कर दी, ये सारी चीज आपने पढ़ी ली, हमने नदी सिस्टम का बहुत सारी बातें पढ़ ली इस छोटी सी जगह में, हुआ कि नहीं, आनंद आया। चलो गुड, अगले चलते हैं सर। ये है आपका यक्षगान, ठीक है ना, कहाँ पे आपका, बहुत नाटक करोगे तो वहीं पे आएगा, कर्नाटक, ठीक है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से। सर इस तरीके से ये सजते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही नहीं सज लिए, ये लेडिया लेडा है, हाँ लॉर्ड का है। चलो सर, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है सर, बुध का नहीं है, आप जानते हो सर। शुरुआत होती है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। तो बुध का कोई नहीं है, बाकी सबके हैं सर, कम से कम एक ना एक तो है ही है। शुक्र का भी नहीं है, हाँ सही कही, शुक्र का भी नहीं है, गुड गुड, शुक्र का भी नहीं है। पृथ्वी से शुरू होते हैं, पृथ्वी का एक है, और मंगल के आपके दो हैं, कौन से, क्या बोल रहे हो, शुक्र था, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है, तो फिर क्वेश्चन गलत है, दोनों वाला ऑप्शन भी था, तो फिर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपके बुध शुक्र दोनों के ही आपके उपग्रह नहीं है। कई बार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इसने जो है ना बिना दिमाग लगाए बनाए, तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के दो ग्रह जो है ना आपका हटा दो, जिनके आपके क्या उपग्रह नहीं है। तो बिट वैसे आपका मन करेगा यार, मैं कुछ इसने जो फुल फॉर्म करी थी उसमें BIT को फुल फॉर्म करा था, लेकिन इसको अलग तरीके से, वैसे लगेगा BD जैसा लग रहा है, बाइनरी डिजिट, लेकिन इसने क्या करा पता है, इसका जो डिटेल यही होता है सर। यहाँ पे जो आपके नोट्स में आ रहा है ना वो गलत नहीं होएगा, कई बार यहाँ पे जो है ना बोलने में कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ गलत नहीं आने दूंगा। जो भी आता है ना कई बार 3-3 4-4 रिसोर्सेज से, ठीक है। चलो बाइनरी डिजिट सर, बिट क्या मतलब क्या होता है आपका, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई है सर। बिट क्या है आपकी, बिट क्या है कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई। सर ये सीधा क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं सर, है ना, 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, हाँ। अच्छा 1 किलोबाइट कितने पे होगी, 1 या 24, फिर उसके बाद में फिर 1 या 24 का ड्रामा शुरू हो जाता है उनका, ठीक है ना। MB कितनी होगी, 1 या 24 KB। अच्छा 1 GB कितने की होगी, 1 TB कितनी होगी, टेराबाइट। अच्छा MB की फुल फॉर्म क्या है, गुड गुड गुड, अच्छी बात है, बस इतना ही बहुत है, ओके।
क्या बात कर रहे थे अभी? अच्छा, इनकी जो वैल्यू होती है ना, बिट की वैल्यू सर आपका 2 होती है। कौन सी? 0 या 1, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, जब शुरुआत की गई थी करंट पहुंच गया, ठीक है ना, और करंट नहीं पहुंचा, ऑन ऑफ ऐसे करके था, सत्य असत्य ऐसे करके आपका कंप्यूटर शुरू होता है। वहां से आज एडवांस करते करते आप कहां पे पहुंच गए हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हो। सो सारे काम कर रही है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। रोज नया गाना लॉन्च होता है, मोदी गा देता है ठीक है ना, ये सब खेला उसका। सर आगे लेके चल रहे हैं आपको, कहां पे हम लेके चल रहे हैं आपका, ये मिस्र पड़ता है, सिनाई पेनिनसुला है, और एक नदी है सर नाइल। कौन सी वाली? हिंदी में इसको नील बोलते हैं, है ना, नाइल रिवर, ठीक है सर। यहाँ पे आपका एक डैम बनता है सर, एक डैम, यहाँ पे एक डैम बनता है, कौन सा है उसको देख लेते हैं थोड़ा। ये रहा डैम सर, इसी नाइल रिवर पे ये डैम है, बना हुआ है, कौन सा है, ठीक है, एक बड़ा खूबसूरत दिख रहा है ना ये कौन सा है यार, जिज्ञासा बढ़ाओ। ये यहाँ पे बिजली बिजली भी बना रही है। पहले क्या था, नील को क्या है, किस देश का शोक बोला जाता था? मिस्र का ही बोला जाता था, क्योंकि मन माने तरीके से इधर भाग गई उधर भाग गई, परेशान कर देती थी। इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, नाथ दिया, भाई ये हिसाब से छोड़ेंगे तेरे को, ठीक है। तो ये चल रहा है आपका। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पे। ये कहाँ है आपके? मिस्र में। यार मित्र लिख दिए, क्या है? मिस्र में। मिस्र है, मतलब अच्छी नियत से देखो, मिस्र दिखेगा। ओके चलो असवान बांध किस नदी पे बनाया गया सर? नील नदी पे। किस नदी पे? नील नदी पे, ठीक है। ओके, इसको कैसे लिंक करोगे सर? असवान तो नहीं, स्यार की कहानी पता है? नीला स्यार, बचपन में पढ़ी होगी। ये सोचो, असवान नीला घोड़ा, अश्व क्या होता है? और स्वान कौन होता है? माने नहीं, स्वान माने कुत्ता। चलो अरे छोड़ो यार, असवान बांध कहाँ का है? ठीक है, नील नदी पे बना हुआ है सर, हमने दिखा दिया। अगला चलो सर, अच्छा क्वेश्चन है अपना, सुनो। अशोक आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। सर कहानियां सुनो, ये जो है ना आपका पढ़ाई लिखाई सर, हकीकत भी आपके देश में ही हुआ था, घटित हुआ था, ठीक है ना, पुराने समय में। पहले हम शुरुआत करेंगे कहां से, आपके 1920 में आपका ये आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी इसको स्टार्ट करते हैं, इसको असहयोग आंदोलन नाम दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेट नहीं करेंगे, असहयोग, ठीक है ना। ये 1920 में शुरू होता है सर। इसके 10 साल बाद में 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा, CDM। तो सर ध्यान रखना, इसमें एन पहले आता है, NCM। मेरा अपना तरीका रहता था कि भाई मेरा नाम एन से शुरू होता है, मैं कहता हूं एन पहले आएगा, ठीक है ना। अवज्ञा हम बाद में करेंगे, पहले सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में तुम कहोगे तो वो भी नहीं मानेंगे, बाद में वो दूसरे नंबर पे, वो ज्यादा टाइट हो जाता है। अवज्ञा करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। सेकंड टाइम में उन्होंने अवज्ञा शब्द उठाया था। असहयोग पहले है 1920 में। इससे पहले एक घटना हो चुकी है सर, कौन सी वाली? जलियांवाला हो चुका। बहुत सारी चीजें हैं, जनता के मन में आक्रोश था, उसको उन्होंने बनाया और एक आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना। गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया 1920 से, और 1922 में एक घटना हो गई सर, 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को घटना क्या है? चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है सर, वही इनका योगी जी का गोरखपुर, वही राप्ती नदी वाला। अब लिंक हो रहा है सर, अब नहीं भूलोगे आप। चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे क्या हुआ, जो पुलिस थाना है वहां पे आग लगा दी। ये निकल रहे थे अंग्रेजों फलाना हो करके। कई बार जो ना हमारे साहसी उत्साही ज्यादा ही क्रांतिकारी टाइप के हो जाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बोला मान जाओ, हट जाओ, पिट जाओगे, वो करोगे, ओके तुम मारोगे हमें, भीड़ ज्यादा देख करके उन्होंने कूट दिया। सर थाने में आग लगा दी। कहते हैं उसमें 22 जो है ना आपके पुलिसकर्मी मारे गए, प्लस 3 आपके आम जनता के लोग थे आपके, वो मारे गए। 25 लोगों की शहादत हो जाती है उसमें, ठीक है ना। गांधी जी ने लेते देते आपका क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया।
सर हमें लगेगा यार क्या कर दिया, देश चल रहा था, मारो अंग्रेजों को, ये करो वो करो। ध्यान रखना आपके पास में केवल आंदोलन के अलावा बाकी कुछ ना नहीं था। पूरी आर्मी किसके कंट्रोल में थी? अंग्रेजों के कंट्रोल में। आपको क्या लगता है गांधी बेवकूफ थे? गांधी को एक और चीज थी, क्योंकि एक आंदोलन जो है ना आपका 2 साल चल चुका है सर, आंदोलन 2 साल चल चुका है और लंबे समय तक कोई चीज जो है ना उसमें ताकत नहीं रहती है। वैसे भी बंद करना चाह ही रहे थे वो, ठीक है ना, बंद करना चाह रहे थे, क्योंकि जो आंदोलन में लगे हुए आम जनता है सर, भूखे पेट आंदोलन नहीं होता। कहावत सुनिए ना, भूखे भजन न होए गोपाला, जेलो अपनी कंठी वाला। हकीकत यही है यार। गांधी जी जानते थे, एक बड़ा आंदोलनकारी जानता है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एक नेता हमेशा एक विजनरी होते हैं, और गांधी जी की तो आपका निराली बात थी। तो उन्होंने बोला एक तो चीज क्या कि जनता को आपका क्या है, उब चुकी है, बहुत साल हो गए हैं आपके, 2 साल हो गए, बहुत साल क्या यार, ठीक है ना, 2 साल चल गए, 20 से शुरू हुआ है। अब जो है इसमें कुछ समय ब्रेक के बाद में फिर से उठा जाएगा। एक रीजन ये था। दूसरा ये था क्योंकि पर्पज ये नहीं था, पर्पज ये था ब्रिटानिया जो सरकार है, ब्रिटेन की सरकार है, उसको दिखाना कि हम नॉन वायलेंस से कर रहे हैं, देखो ये कैसे जाति कर रहे हैं। समय बदल रहा था, बाकी चीजें, तो हमारे नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था वो खराब हो रहा था। और ध्यान रखना, आप वायलेंस पे उतर आओगे तो सरकार क्या करेगी, आपको कुचल देगी और आप कह ही नहीं पाओगे कि हम तो वायलेंस कर ही नहीं रहे थे, ये लोग खराब है। यहाँ रेस की बात चल रही थी सर, ब्रिटेन की सरकार वाले गलत सिद्ध हो रहे थे, ये हमें मार रहे थे। हम लोगों ने ये कदम उठाया, यहाँ पे क्या हो गया, देखो क्रांतिकारी तरीके से सोचेंगे ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम पे तुम पे कुछ नहीं है सिवाय इसके कि धरना देने के। समझ में आ रही बात है? तुम कहोगे कि यार 2-4 लोग मिलकर के वो कर देंगे, ठीक है ना, सेना आर्मी सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास में, आपके पास में भूखे गरीब किसान है, उस टाइम पे कुछ है भी नहीं। बात पल्ले पड़ रही है ना? तो ऐसे करके था, तो जरूरी था इसको बंद करना भी, निलंबित कर दिया सर। 4 फरवरी 1922 को घटना हुई चौरी चौरा में, और ये हिंसक हो गया, थाने में आग लगा दी। आपको पता है, इसको बता भी दिया। चौरी चौरा स्थान कहाँ है आपका? सर यूपी से रिलेटेड है चौरी चौरा, इसलिए एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलेगा सर, जनजाति और देश मिलान करने थे, उसमें पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है सर? अपाचे जर्मनी में नहीं है। अपाचे जनजाति कहां पे है आपका? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। स्पेशली हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में सारा संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है ना, लगो यहाँ पे। और ये अपाचे जनजाति कहां पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अपाचे बाइक भी है यार, वो नाम से ले लिया है, ठीक है ना। पल्सर स्टार थे, तो ये नाम तो ये चुरा लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अपाचे क्या है? एक जनजाति है जो कहां है आपकी सर? उत्तरी अमेरिका में। स्पेशली बात करेंगे तो कहां आपके? यूएसए में। सर यूकागिर कहां की जनजाति? आपकी रूस की है। सेंटिनली आपकी भारत की है। और आपकी हाजदा कहां की है सर? तंजानिया की। हाजदा कहां की है? तंजानिया की। अब सर हम बात करेंगे सेंटिनली, कहां की बात करेंगे? सेंटिनली। सेंटिनल आपका, सेंटिनली या सेंटिनल आइलैंड जो रहने वाले लोग, सेंटिनलीज बोला जाता है इनको, ठीक है ना। ये कहां के? आपके अंडमान, उत्तरी अंडमान। अंडमान में भी उत्तरी अंडमान वहां पे है। और ये लोग आपके निग्रिटो हैं, ठीक है ना, रंग सावला, ठीक है, हुआ बावला। चलो सर आपको दिखा देते हैं पहले। तो ये है आपका क्या? आपका अंडमान निकोबार में आपका उत्तरी अंडमान, कैसे करके कौन कौन जनजातियां हैं आप देख लीजिएगा। ग्रेट अंडमानीज आपकी 10 ग्रुप हैं। ये पहले हुआ करते थे, कम रह गए इसमें, ठीक है ना। नॉन इंडिजिनियस सेटलमेंट, अनइनहेबिटेड। भाई साहब इसमें जो ना बाहर से पहुंच गए, हम लोग यहाँ से पहुंच गए यहाँ पे, तो अंडमान के लोग तो कम ही रह गए बेचारे, सिकुड़ के पता ही नहीं कहाँ चले गए, थोड़े बहुत यहाँ पे रह गए, बाकी निपटा दिए। देखो 1800 में ये थे, सारे अंडमानी लोग थे, काला पानी की सजा वगैरह रहती थी। 2004 का ये बताया है। यहाँ पे कौन से? जारवे लोग यहाँ तक पहुंच गए भाई, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इनको यहाँ बसा दिया। अद्भुत है। जारवा ये वाले पता है अखबार में आए थे, ये अपने पुराने तरीके से रहते हैं सर। आप जो है ना सिविलाइज हो गए हो, कपड़े सपड़े पहन लेते हो, ये नहीं पहनते, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पहन लिया, चलो थोड़ा दिखाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में आपका सेंटिनली सर, रेड वाली है सर, कहाँ है आपकी रेड वाली? देखो ये रही, ये क्या है? सेंटिनल आइलैंड है। इसके पास में सर उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान के 3 हिस्से, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। सर इसी वाले पे तो आपका क्या है? पोर्ट ब्लेयर। हाँ, ये सेंटिनल आइलैंड आपको दिखा दिया। उसके बाद में देखेंगे आपका ये रहे आपके, कौन आपके? सेंटिनली, ठीक है, ये घूम रहे हैं।
तो इनसे दोस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है, इनसे मिलने की, बड़े शर्माते हैं, अपने उसी में रहते हैं। सोचो यार, आपको इनको देखने के बाद में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है इनके लिए जिंदगी क्या है, इनके लिए दुनियादारी क्या है? हम लोग तो ऐसे लगते हैं इनके लिए, अरे ये तो परदेसी है, ये वो अलग जाति है, इससे हम लोगों से डरते हो रहे हैं। इनको जो ना लोग क्या करते हैं, बाहर से फॉरेनर आते थे यहाँ पे, जैसे बनाना वगैरह छोड़ दिए, इन्हें थोड़ी ना पता है कि बाहर से दूरबीन से भी देख सकते हैं। इन्हें लगता है भाई साहब कोई नहीं देख रहा, पहुंच लिए, केले वेले लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी लोग इनको शूट या वीडियो कर रहे थे, क्योंकि भाई ये प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, समझ में आ रही है ना। तो भारत सरकार ने एक और चीज करी, ठीक है ना, आपका बैन लगाया, क्योंकि आपका भले ही वो इतने सिविलाइज नहीं है, जो भी है, हम कहते हैं सिविलाइज नहीं है यार, हमारे तरीके से नहीं जी रहे, वो अपने तरीके से जी रहे हैं, ठीक है ना। हर एक का परसेप्शन अलग है सर। सही गलत क्या होता है? सही का परसेप्शन है यार, कुछ नहीं है। ये सच है, दो दो चार होते ही सच है नहीं, संख्या हमने बनाई अपनी सहूलियत के लिए, अदरवाइज कोई नंबर भी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है यार, ये तो सब हम पढ़ने लिखने के लिए बना रखे हैं। ये सही है क्या जो दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। ये एटम से हटा दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इससे थोड़ी मुलाकात हो रही है, हट्टे कट्टे घूम रहे हुए है ना। ये दे रहा है कि ले रहा है? ये नारियल क्या, ये इनके पास थोड़ा नहीं, इस पे पास में खड़ा है, वो दे रहा होगा। चलो चलो चलो, अरे सर पीछे 2 क्वेश्चन रह गए शायद, आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए सर। अच्छा चलो, हाँ ये रह गए सर। भारतीय संविधान सभा ने सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था सर? 22 जुलाई 1900 कब किया था सर? 1947 को। झंडा दिवस भी माना जाता है कब? 22 जुलाई को, आया ना? यही है ना, 1947 को। सर जुलाई के बाद में अगस्त के महीने में हमें आजाद होना था, तो पहले हमें झंडा चाहिए था, तो पहले से हमने व्यवस्था करी थी कि झंडा पहले ले लेते हैं, क्योंकि देश जब आजाद होगा तो फहराया जाएगा ना, तो आपका झंडा पहले ही आ जाता है आजादी से पहले सर। अब अभी आप आजाद नहीं हुए, 22 जुलाई है सर, अगस्त में आजाद हो गए, लिंक बनाओ, है ना। तो ये झंडा आ गया सर। झंडे का रेशियो क्या है? 3:2 है, 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, ठीक है ना। 3:2 है, इतना ध्यान रखना है। और सर एक इसमें क्या हुआ है, तो झंडा FCI, ठीक है ना, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो झंडा की संहिता एक उसमें 1950 में, फिर उसके बाद 1971 में। 1971 में जो बदलाव करके हमने 2002 में एक व्यवस्था की गई कि निजी संस्था भी अपने मतलब झंडा लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस झंडे से ऊपर किसी दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए कुछ नियम किए गए। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे देशों में झंडा लगा लेते हैं अपने घर पे, थोड़ा पेट्रियट जो है ना आपका, वो देशभक्ति भी छलकती है। तो इसमें सुधार करके अब आप चाहो तो अपने घर पे लगा सकते हो, बस शर्त यही है कि उसको जो है ना बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई फोटो खींच के कर देगा, आपके क्या हो जाएगी, कलेश हो जाएगी, ठीक है ना। कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर के ये आपका, ये 2002 में आपके बदलाव किए गए, तब से आप लगा सकते हो, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका 22 जुलाई को राष्ट्रीय जो ध्वज है वो बना था। यूपी में किस जिले में जनजाति सोरा नृत्य किया जाता है? तो ललितपुर में सर। बुंदेलखंड रीजन में आपका ये सेरा नृत्य है सर, सेरा करके रखा था इसने। अच्छा मैंने सोरा पढ़ा था, सोरा नहीं सेरा ही है, ठीक है ना। लेकिन सिटी वाला सही नहीं, सासवाल वाला है, जो जितनी रिसर्च करी उसमें निकला सेरा नृत्य जनजाति वाला है। एक्चुअली सेरा एक गाना होता है, सेरा सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना, वो गाए जाते हैं कहाँ पे? बुंदेलखंड वाले इलाके में। स्पेशली बात करें सर ललितपुर में। बुंदेलखंड आप जानते हो ना, उसी इलाके में, कौन से वाले में? झाझाल अंबाची, ठीक है ना, जालौन झांसी ललितपुर आ गया कि नहीं, ठीक है ना। हमीरपुर, महुआ और बांदा चित्रकूट, ठीक है ना। ये आपके 7 जिले हैं जिसमें किसमें आते हैं? आपके बुंदेलखंड, ठीक है ना। सर आगे देखिएगा, 30 नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर पिछले वाले में, अरे ये मत कब से लेकर कब भी बाढ़ में जाए, ठीक है ना। कुल मिला के बता क्या है, पिछले साल नवंबर दिसंबर में COP28 हुआ सर। ये एनवायरमेंट को लेकर के समिट है COP28। कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। फिर से पूछेगा, आंखों में आपके वो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करो, सारे नशे में झूम रहे हैं, ठीक है ना। तो COP28 का मतलब क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। बहुत सारे लोग, पार्टी का मतलब बहुत सारे देश जो उसमें मिले हुए हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है COP28। 28वें नंबर की है, समिट हुई है। कहाँ पे हुई है सर? आपकी दुबई में। दुबई क्या है आपका? कहाँ? UAE में। कहाँ पे पड़ता है आपका? UAE में। UAE का एक शहर है सर, राजधानी नहीं है। UAE की राजधानी अबू धाबी। 7 अमीरात का आपका
क्या एक देश है 7 अमीरात, उनमें से एक अमीरात है क्या? दुबई। दुबई में हुई थी आपकी ये मीटिंग सर। चलिए सर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 16, ठीक है ना। आर्टिकल 16 में आपका प्रावधान किया गया है कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे। सर 16 को हमने लिंक कराया था किससे? आपका मैंने आर्टिकल आपके में कराया ना शुरुआत वाली क्लास में, ठीक है ना, कराए थे। उसे फोटोनिक मेमोरी से कराया था। हाथी को, हाथी बेचारा यार बहुत सारा माल ढोता है यार, खाने को कुछ नहीं मिलता है, वो कहता है भाई समान अवसर तो दो, ठीक है ना, ऐसे करके बोला था। वो समान अवसर मांग रहा था। हाँ, तुम कह रहे थे यार नहीं यार तू खाता बहुत है, काम तो ठीक है, तेरा काम तो क्रेन कर लेगी, चलो ठीक है। तो समान अवसर वाला जो है ना, सरकारी रोजगार में बोले तो गवर्नमेंट जॉब में यार समान अवसर, इसका मतलब किसके आधार पे आपका विभेद नहीं होना चाहिए? आरआरसीएसबी, आरआरसीएसबी बोले तो रेस, रिलीजन, आरआर, ठीक है ना, रिलीजन, रेस, सी, कास्ट, सेक्स, और उसके बाद में आरआरसीएसबी और बर्थ, कहां पे आप जन्मे हो, इस आधार पे नहीं कि तुम मेल सेक्स हो तुम फीमेल सेक्स हो, इसके आधार पे भी नहीं होना चाहिए, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आरआरसीएसबी ऐसे करके आपका। चलिए सर अगला क्या है? आईफा जो अवार्ड होते हैं उनमें जो है ना, आईफा का मतलब क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और अवार्ड जोड़ दोगे तो आपका आईफा पूरा हो जाएगा। इसमें जो इंटरनेशनल जो जूरी है इसके पैनल की अध्यक्षता करी थी शेखर कपूर ने। किसने करी थी? शेखर कपूर ने। आईफा अवार्ड होते हैं ना आपके, ठीक है ना। चलो सर आगे, अब ये तीनों क्वेश्चन जो है ना दिमाग खराब कर दिया, फालतू में रिपीट हो गए, ठीक है ना। फीफा से जुड़े, सॉरी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में से जोड़ा गया है? सर कॉलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। एएसएफ, एशियाई आपकी क्या है? शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में हुई, इसमें मेल में 50 मीटर की राइफल में 3P इवेंट स्वर्ण जीता आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने, आ चुका पहले, ठीक है ना। आगे चलोगे, फीफा पुरुष के 2024-34 की तो मेजबानी जीती है आपकी किसने? सऊदी अरब ने, ये आ चुका है ना। चलो सर चलते हैं आपका अगले उस पे, ठीक है ना, इस सेगमेंट पे चलते हैं। हाँ क्या हो गया? पक गए? कौन पक गया? पकोगे ही नहीं तो बिकोगे कैसे बेटा? बहुत महंगे बिकोगे ना। ये पकना ही तो है, तो कच्चे बिकोगे तो बेटा सस्ते बिक जाओगे ना। और तुम जैसे आंधी के चक्कर में टूट के जल्दी गिर गए तो वो कहेंगे जल्दी निकालो सड़ गया। सर यही है, जितना तपा लोगे ना उतनी सुगंधी आएगी। सोने की भाव और कुंदन के भाव अलग अलग हैं सर। सोना जब तपता है ना तब कुंदन बनता है, उसकी चमक कमाल की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर एसिड रेन की हमारी बात है, इसको करेंगे अभी। क्या होती है एसिड रेन, कैसे होती है एसिड रेन में हम बात करेंगे। देखो पानी बादलों पे कहां से आ जाता है यार? कोई तो होगा वहां से ऊपर से बाल्टी डाल रहा है, ऐसा सोचते थे ना बचपन में। भगवान होंगे वो बड़ी सी छटना होगा उस पर पानी डालते, सबके मन में आता है, बचपन में आता है कि नहीं है सर? पर ऐसे बारिश नहीं होती है, कोई तो है यार जो पानी डालता है। अपना पानी रोकना है, बहुत बारिश होगी, बचपन में गाली भी दी होगी, आया ना यार इतना क्यों फैला रहा है, रोक लेना। अब तो छोटे छोटे होते हैं, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, जा पा रही हूँ, है ना, ऐसे करें। सर पानी ऊपर जाता है, एक प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की। कौन सी वाली? पानी आपका वाष्पीकृत होता है, ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे आपका क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाता है तो संघनित हो जाएगा। अरे जाड़े में आपके मुंह से आपका थोड़ी निकलती है तो क्या धुआं सा निकलता? धुआं नहीं, वो आपका वैसे भी निकलता है गर्मी में भी, पर वो जो आपका संघनित नहीं हो पाता इसलिए दिखता नहीं है ना। कितने भी अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जाड़े में दिक्कत हो जाती है, पास आने में दिख जाता है ना। चलो सर, तो ये पहुंचा, वहां संघनित हो गया, बादल बन गए, और एक लिमिट के बाद में क्या संघनित होता जाएगा तो बूंदों में आपके ड्रॉपलेट बनती जाएंगी, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा, रुक नहीं पाएगी, तुरंत गिर जाएगी, है ना। इसी को बारिश कहते हैं, ये चक्र है, मोटर चक्र। लेकिन सर क्या हुआ आपकी बदतमीजियों की वजह से, ये जो चिमनियां वगैरह है यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले, सल्फर के ऑक्साइड निकले आपके फैक्ट्रियों से, और ये पहुंच गया आपके ये भी इन्वायरमेंट में, और ये पानी के साथ में रिएक्शन कर गए। H2O के साथ में इन्होंने किया तो ये क्या बना दिया? HNO3, ठीक है ना, क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड वगैरह, है ना। उसके बाद में देखोगे
ठीक है। अब उसके बाद में देखो कौन से वाले आपके H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये जब आपके गिरते हैं तो सर सीधी सी बात है कहीं पे भी गिरेंगे मिट्टी की क्या कर देंगे, आपका पीएच वैल्यू आपका क्या कर देंगे, गिरा देंगे बढ़ा देंगे, गिरा देंगे। बढ़ने का मतलब बेस की तरफ जाना। आपके साथ नॉर्मल होता है कि नहीं, पोटेंशिया हाइड्रोजनी, सर पीएच का मतलब पोटेंशिया हाइड्रोजन की कितनी आपकी पावर है, पोटेंस पावर, ठीक है ना। 0 से लेकर के 14 तक के ये स्केल है, पीएच स्केल है ना। 7 पे रहेगा न्यूट्रल है, 7 से नीचे जाएगा एसिड है सर, 7 से ऊपर जाएगा बेस है सर। तो एसिड आपको मिल गया मिट्टी को, तो उसका पीएच वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे एसिड है तो यार कम होगी, सीधी सी बात है, हाँ एसिडिक बनेगा। और उसमें जो कुछ आपके बैक्टीरिया वायरस हैं जो अच्छे वाले हैं, जो मिट्टी में क्या करते हैं, चीजों को सड़ाते गलाते हैं, काम के हैं, वो मर जाएंगे सर। तो मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म हो जाएगी, उर्वरता भी खत्म हो लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कितना खतरनाक होता है, हम अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, थोड़े से मुनाफे के चक्कर में पूरी आपकी जो है ना सभ्यता को, अपने सारे एनवायरमेंट को आपका ताक पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। और कहीं पे भी किसी भी जगह पे पेड़ों पे गिरेगी, पेड़ों को आपका मार देगा, ये बिल्डिंग्स पे गिरेगी, ताजमहल के अड़ोस पड़ोस में आपके रिक्शा वगैरह बंद करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है ना आपका धुआं निकल रहा था और उसको पीला कर दे रहा था, है ना। चलो तो ये बहुत सारी चीजें इनको देखेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन चल रहा है सर प्रैक्टिस नंबर 12 में, दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन या धन का निष्कासन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया था सर? इंग्लिश में इसको कहते हैं सर ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोला था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेरी बात सुनो, देखो दो बातें हैं। दादाभाई नौरोजी के बारे में जानते हो आप? कल ही हमने पढ़ा था 1867-68 में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। हाँ क्या था ना, गुड। और आपको पता हो आगे चल के देखोगे तो 1885 में एक संस्थान बनाया, बोलो कांग्रेस की स्थापना हुई है कि नहीं सर? किसने करी है? थप्पड़ मारना, ह्यूम ने। किसने करी है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसने करी है, ठीक है कि नहीं सर? पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यूसी बनर्जी। भूल गए क्या? रिवीजन चल रहा है सर, आगे तो बहुत टिपिकल हो रहा है, लेकिन सर यही होता है, परीक्षाएं ज्यादा नहीं पूछती, इतने में ही हो गया ना। बस रिवीजन क्यों है जरूरी? कोई नहीं सर, अपने आप पता पड़ जाएगी, मैं चिल्लाता रहा हूं अब तक, वक्त है आपका। सर क्या आगा दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरी आपकी जो इनका क्या हुआ, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है ना, वो कहां पे हुआ आपका? कलकत्ता में सर। कलकत्ता में जो अध्यक्षता करी है दादाभाई नौरोजी ने करी है, और वो कब हुई है? 1886 में सर, है ना। कांग्रेस का एक रूल, जहां पे मीटिंग होती थी वहीं का लोकल उठाया जाता था। ये कलकत्ता में रहने वाले हैं सर। आगे बात करेंगे बाद में, ये आपके कहां पे जो है ना लोअर हाउस, कहां का? ब्रिटेन का, वहां पे आपके संसद के सदस्य भी बनते हैं सर। कमाल की बात, पहले एशियाई जो ब्रिटेन में जो है ना सत्ता में पावर में आते हैं, ठीक है कि नहीं, सांसद बनते हैं सर। और सर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक में, बोला कि भारत में क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग? भारत में कर रहे हैं पॉवर्टी है वहां पे, एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गरीबी हो रखी है, क्यों, किस वजह से? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर ब्रिटिश रूल अच्छा है, पर उनके लिए अच्छा है। ब्रिटिश रूल में सारी फ्रीडम है, ब्रिटिश रूल में सारी फ्रीडम है। वहां पे जो एक स्वतंत्र नागरिक को सारी चीजें मिलनी चाहिए ना, वो सब है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में जो है ना कोई भी चीज जो है ना किसी को नहीं दी गई है, ठीक है ना, इसलिए अन ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल अच्छा है, बट इंडिया में आपका अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला था कि गरीबी का कारण भी क्या है? अन ब्रिटिश रूल। चलो तो ये हो गई हमारी इतनी बात, ये पुस्तक में ये लिखा। और इनके बारे में क्या बात है कि किस उससे जुड़े हुए हैं आपके? कौन से उससे? आपके कौन से संप्रदाय से? बोलो। पारसी, ठीक है ना सर?
आरबीआई। आरबीआई के अंदर एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अरे हाँ है ना, और उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहता है? आरबीआई गवर्नर। करवाया था सर, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। एमपीसी करती है। अच्छा, दोनों दे रखे हो ऑप्शन में कि मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है, एमपीसी या आरबीआई? एमपीसी। उसके भीतर पहुंच गए ना आप, ठीक है ना। अभी बदलाव हुआ है, वो पहले नहीं था, अभी बदलाव हुआ है इसमें, ठीक है ना। चलो सर, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या होता है कि देश में महंगाई दर क्या होगी, कैसे होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। अब सीआरआर क्या होता है सर? कैश रिजर्व रेशियो। फिर से बोलो, क्या है? कैश के रूप में रिजर्व रखा जाता है किसके पास में सर? आरबीआई के पास में। वो बैंक द्वारा न्यूनतम राशि है, कम से कम राशि जो कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कहां रखी जाती है? आपकी आरबीआई के पास में सर। किसके पास में रखी जाती है? और सर ध्यान रखना, सीआरआर के लिए आपका ब्याज नहीं देता है कौन? आरबीआई। आरबीआई के पास में पैसा रखा हुआ है, वो इसलिए तुम धोखाधड़ी देगे तो तुम बैंक हो, तुमने कहा भैया मेरे पे नहीं है, मैंने सबका पैसा किसी का नहीं है मेरे पे, ठीक है ना, तब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए भी हो जाता है, एक तरीका ये भी है। दूसरी बात क्या है कि सीआरआर उन्होंने बढ़ा दिया, किसने? आरबीआई ने। देखो सुनो, आरबीआई सेंटर में संस्था है, उसने सीआरआर बढ़ाया। कहने का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। तुम बैंक चला रहे हो, अभी तुम बैंक करो, ठीक है ना, ऐसे करो, और अपन जो है ना अभी क्या है? आरबीआई वाला, ठीक है ना। तो बहुत सारे बैंक वाले हो आप, ठीक है ना। अब क्या है, तुम जनता को पैसा देते हो, है ना, लेकिन मैंने बोला यार क्या महंगाई ज्यादा हो रखी है, क्यों? लोगों की जेब ज्यादा गर्म है, इसका मतलब पैसा ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा आपका, क्योंकि तुम लोगों ने लोन ज्यादा दिया है, तुम बैंक वालों ने, तुमने लोन इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करो, जो ना जो कैश रिजर्व रेशियो उसको बढ़ा दिया मैंने। अभी क्या करो, तुम 10% मेरे पास जमा करो। मैंने अभी 1% कर रखा था, 10% करो मेरे पे, तो अभी तुम्हारे पास से 9% और आ गया ना मेरे पास, 9% और आ गया, आपकी जेब से पैसा मेरे पास आ गया, तो आपको देने के लिए कम रह गए। कम दोगे तो महंगे रेट पे दोगे कि नहीं? कम रह गया है, लेने वाले ज्यादा है, तो तुम क्या कहोगे? मैं तो महंगा दूंगा, लेनी है तो ले जा, ठीक है कि नहीं। लोन महंगे हो गए तो कम लोग लेंगे, कम लोग लेंगे, कम लोगों की जेब में पैसा जाएगा, कम लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो डिमांड कम करेंगे, है ना। डिमांड कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी। डिमांड ज्यादा होती है तो आपका कीमत भी बढ़ जाती है ना, लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो कीमत भी बढ़ा देते हैं लोग। अब लेने वाले ही नहीं तो कहेंगे यार कम कर ले, ले जा, चलते चलते ही यूं करे, अरे ठीक है तुम क्या देना चाह रहे हो, मार्केटिंग करा है ना, मार्केटिंग, बस यही रहता है सर। ये कंट्रोल करने का एक अस्त्र है, ठीक है ना, आरबीआई के पास में। अब क्या है, मान लीजिए देश में आपका क्या चल रहा है कि यार बहुत सारा मंदा सा हो रखा है, ठीक है ना, लोगों नहीं, वो मंदा नहीं, आपका क्या है, मंदा तो इन्फ्लेशन में हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या है कि डिमांड बढ़ानी है, अब तो यार लोगों को पैसा देना है, तो क्या करेंगे, ऐसा है मेरे पास जो अभी रखा था ना 10%, उसको ले जाओ रे तुम दो, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आ गया तो तुम लोन में घुमाओगे ज्यादा कि नहीं, है ना। तो वही रहता है, ये आपका उपकरण है मौद्रिक नीति का, इससे आपका, ठीक है ना, महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे, इन सब पे आपका क्या है, कंट्रोल लग जाती है सर। एक हो गया कैश रिजर्व रेशियो। सर अभी वर्तमान में कितना है, अभी का उठा के लाया हूं आज ही का, ठीक है ना, 4.5% कैश रिजर्व रेशियो। कितना है आपका? 4.5%, ठीक है। सीआरआर अच्छा खासा कर रखा है सर। एक और होता है एसएलआर, क्योंकि सीआरआर करा है, यहाँ पे करा देता हूँ एसएलआर। यही 2-4 क्वेश्चन आपके घूमते हैं सर। स्टैट्यूटरी, बोलो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये एसएलआर होता है और ये आरबीआई के पास में नहीं रखा जाता है, ये बैंकों के पास में खुद रहता है, और ये 18% सर। कितना है? ये बैंकों से बोला जाता है कि ऐसा है, ये अभी फिलहाल में 18% है, ये बोला जाता है तुम अपने पास रखो, ये हम कभी भी छापा मारेंगे तुम्हारे पास ये मिलना चाहिए 18%। सर किसमें? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड फॉर्म में, जरूरी नहीं कैश में हो। लिक्विड बोले तो आपका सोना हो सकता है ना, जो तरल मनी तुरंत ही आपका क्या है, कन्वर्टेबल हो जल्दी से, बॉन्ड हो सकते हैं, डीडी हो सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट हो सकते हैं, बाकी कितना होना चाहिए सर? ये 18% होना चाहिए। इसको कम ज्यादा कर देंगे, आरबीआई कहेगी इसको ऐसा है, तुम्हारे पास एसएलआर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, तो तुम्हें 3% और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा बैंक को घुमाने के लिए अगले ने। मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो ये कंसेप्ट हमने दोनों पढ़ लिए, ये सब क्या है, इसी से रिलेटेड है। क्या समझ पाए थोड़ा बहुत? अर्थशास्त्र से किस किस को नफरत हो रखी है, किस किस को पल्ले नहीं पड़ता, अर्थशास्त्र नहीं पल्ले पड़ता, थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी भी नहीं आया? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब इतना कैश आरबीआई के पास में रखना, सीआरआर इसको बोलते हैं, नकदी रिजर्व अनुपात, इसको रिजर्व में रखना आरबीआई के पास में। आरबीआई बैंकों का बैंक है ना, तो वो कंट्रोल करता होगा, लाओ इधर लाओ पैसे,
नियम बनाऊं, ठीक है, CRR, ठीक है ना, इसको कैश रिजर्व रेशियो, और ये कैश फॉर्म में रहेगा किसके पास में, RBI के पास में, RBI खुद रखेगा, इस पे ब्याज नहीं देगा। ये एग्जाम में आएगा क्या, ये जो CRR है 4.5% इतना है, टोटल तुम पे 100% है, उसमें से तुम्हारा लगभग 5% कहां चला गया, RBI के पास में रखना पड़ेगा। और तुम 95% ही घुमा सकते हो, 95 भी नहीं घुमा सकते सर, अभी 18% और निकालो, इसको रखना पड़ेगा हर समय। क्यों, कभी क्या होता है ना, एकदम से आपके कस्टमर कूद गए उस पर, ठीक है ना, तो भाई मेरा पैसा दो, तो कम से कम दे पाओ, वापस कर पाओ, नहीं तो क्या होता है, ये जो इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सिस्टम से आपका विश्वास उठ जाएगा, बैंक तो दिवालिया हो गया यार, इस पे पैसा देने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाती है सर, बहुत सारे इशू रहता है, ठीक है, वो करके थोड़ा बहुत समझ में आया, आप भी नहीं आया, ठीक है ना, चलो। ये SLR बैंकों के पास में ही रहता है, तो कुल मिला के कितना हो गया, तो ये 4 इसको मिला लो, इसको मिला लो, कितना हो गया, ठीक है ना, अरे 2 इधर दे लो, तो 22-23% मोटा मोटी समझ लो, इतना पैसा तुम घुमा नहीं सकते, ये रखना पड़ेगा, बाकी पैसा आपका लोन में घूमेगा, ठीक है, चलो। और यही आपका ऊपर नीचे होता रहता है, बैंक करते रहे कई बार, चलो वो बाद में बताऊंगा, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ये भारी हो जाते हैं, 2 कंसेप्ट हमने अभी कर लिए, ठीक है ना। जब ये उठाया है ना प्रैक्टिस पेपर 12 है, इस बार इसने क्रम भी चेंज कर दिया, 38वें नंबर पे डाल दिया। दूसरी एक और बात है, शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है, आगे वाले वन लाइनर वाले, जिसने करा होगा उसे पता है ना, बाकी तो ऐसे दे रखे हैं यार, बच्चों जैसे दे रखे हैं वो पुराने वाले, लेकिन ऐसे ही खेल होता है, एग्जाम में पेपर सेट ही किया जाता है एवरेज बनाने के लिए, पहले तुम करो, तुम्हारे हाथ पर खुले, तो टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपके 5-6 भी बॉल ऐसी जाए, कोई बात नहीं, क्लिक करो, ठीक है ना, होता नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई बात नहीं, विकेट नहीं गिरानी है, और तुम नर्वस हो जाओ, अगले वाले जो वो है वो भी नहीं हो पाए, तो फिर फायदा क्या, अगली जो सिंपल बॉल आएंगी उनको उड़ाना ना सीधे सीधे। चलो सर, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को, उत्पादन के साधन को किस रूप में वर्गीकृत करता है, उसको कहते हैं सर पूंजी, कैपिटल। कि उत्पादन साधन समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, उत्पादन साधन या उत्पादन उपकरण, उत्पादन का साधन क्या है सर, पूंजी, कैपिटल। आपके पास में पैसा है तभी तो आप प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे, नए नए वेंचर लगा पाओगे, तो मानव निर्मित उत्पादन का उपकरण अर्थशास्त्र किसको आपका बताता है, वर्गीकृत करता है, तो कैपिटल को करता है सर, पूंजी, ठीक है ना, कैपिटल पूंजी। सर वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से ये धुल के फलाना करके दिमागा करके स्टार लगा हुआ उसने गलत कर रखा था सर, ठीक है ना, क्या करेगा, बहने के बाद में क्या करते हैं आपका, ये मृदा में पीएच की कमी कर देता है। उसने ऑप्शन में क्या दिया था, उसने क्या दिया था, उसने क्या ऑप्शन दिया था, हाँ? अरे बताओ यार, उसका गलत था कुल मिला के ये। अच्छा बाद में वो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ क्या कर देता है, ऐसे कुछ करके था, अबे कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखना, इसमें आंसर यही है, मृदा में पीएच की कमी कर देता है, ये बाकी जगह पे आपका रिसर्च करके हो चुका है। सर वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड क्या करता है आपका, सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल करके या बहने के बाद में क्या करते हैं, मृदा में पीएच की कमी कर देते हैं। सर घुलने के बाद में क्या बन जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड क्या बना देते हैं आपका, ठीक है ना, बारिश बोले तो सर पानी, बारिश बोले तो वाटर, ठीक है ना, H2O के साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा, H2SO4, ठीक है ना, ये हो गया। और ये सर जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा, उसका इस वैल्यू कम हो जाएगी, ये हो गया। चलो और यहां से गिर करके यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी आपका क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, तो ये जीव जंतु भी मर जाते हैं। सर एक विशेष साइकिल शुरू हो जाती है, ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना, क्या हुआ, ये आपके गाड़ियों से भी निकल रहे हैं, ये फैक्ट्रियों से भी निकल रहे हैं, घरों से भी निकल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और ये सब आपका ये पानी गया यहाँ से ये मिले, ये सब मिले, और इस वजह से क्या होगी आपकी एसिड, प्लांट मर जाते, प्लांट की पत्तियां सारी खत्म हो जाती है। बहुत गंदा है, इंसान जो ना अपने जाल में फंसता जा रहा है। सर ये क्या है, मदर टेरेसा के बारे में जानते हो, मदर टेरेसा कमाल की लेडी, ये नन रही है, सुनो मेरी बात। सन 2016 में इनको पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी है, सन 2016 में
चलो थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं इनके। तो 1910 में इनका जन्म हुआ नॉर्थ मैसेडोनिया। कहां पे आपका? नॉर्थ मैसेडोनिया। ये ग्रीस पड़ेगा, ग्रीस यूनान के जस्ट ऊपर ही है एक देश है नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन सा आपका? वहां पे ये पैदा हुई। फिर बाद में आपकी चलती रही, कई देशों में गई, कई साम्राज्यों में, कई वहां की प्रजा रही। कुल मिला के मैं इंडिया में लेके आता हूँ, ये इंडिया में आ गई थी, ये पढ़ाया लिखाया करती थी, ठीक है ना। और दार्जिलिंग के लिए छुट्टी पे जा रही थी। दार्जिलिंग आपको पता है कहाँ है आपका? सिक्किम के साइड में है ना, सिक्किम से जस्ट नीचे दार्जिलिंग है। किसका हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। वहां पे जा रही थी ये छुट्टी मनाने, तो इनके मन में आया कि यार क्या ही किया जाए, यार जिंदगी जो है ना समर्पित की जाए दरिद्र नारायण के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, ठीक है ना। तो 1940 का दौर है। उसके बाद में आप देखोगे एक समय और आता है, कौन सा वाला? ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन, जानते हो, सीधी कार्रवाई दिवस। बड़ा काला इतिहास है हमारे देश का। सबसे बड़ी बेवकूफी शुरू होती है वहां से 16 अगस्त 1940, ठीक है ना। जिन्ना ने एक बात बोली, ठीक है ना। इससे पहले मैं जिन्ना को इज्जत देता हूं, यहां पे इज्जत नहीं देता हूं जिन्ना को जिन्ना बोलता हूं। पहले आपका मोहम्मद अली जिन्ना प्रॉपर नाम लेता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं। इस स्टूपिड ने क्या करा, 16 अगस्त 1946 को बोल दिया सीधी कार्रवाई, क्योंकि अब इसके दिमाग में आ गया था मैं शासक बनना चाहिए। इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, नेहरू में और आपकी जिन्ना में। मेरी बात समझ रहे हो ना। इनके आपसी कलेश के चक्कर में देश बट गया यार। आपके दो समुदाय जो बड़े लंबे सालों से एक दूसरे के साथ में मिलके आपके क्या हो रहे थे, अरे मुगलों के टाइम पे भी तो जीवन यापन हो रहा था ना, कुछ भी नहीं था। ये सारे बीज बोए इन दो लोगों की वजह से, स्पेशली जिन्ना की अपनी। और बोल दिया डायरेक्ट एक्शन, बोल लेता हूं 16 अगस्त 1940 बोल दिया मारो, धर्म के लिए मारो, इसके लिए मारो, धर्म जोड़ दिया अपनी उसके लिए, ठीक है ना। यहां से कले शुरू होती है और पाकिस्तान यहां से बंटवारे की नींव समझ में आती है 16 अगस्त 1940। और यहाँ पे जगह आपके कलकत्ता में देखोगे तो आपकी जगह जगह मार काट के डाल दिए। और तुम काटोगे तो भाई साहब रिपल्सन तो होएगा ही, एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं। किसी का परिवार वाला मार दिया, अरे धर्म गया भाड़ में, वो तो उसके परिवार जनी मरे हैं ना। वो आप अपने पे रोक के देख लो, कोई हाथ भी लगा दे तो क्या कर देते हो, है ना। गुस्सा में बोलते हैं ना, भुजा उठाई हो काउन बाकी दो भैया लिए उखाड़, कहते नहीं यही होता है ना सर, यही हुआ। तो मैडम वहां पे थी, ठीक है ना, 46 वाली। तो उन्होंने सोचा यार चीजें करनी चाहिए। 1948 में जब देश आजाद हो गया तो भारत की नागरिकता इन्होंने स्वीकार कर ली सर। कब इन्होंने? 1948 में भारत की नागरिक हो गई। तो ये कौन है? इंडियन है ये सर, ये समझ आ रही है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ओरिजिन हुई है नहीं हुई है, नागरिकता भारत की है। तो ये कौन है? मदर टेरेसा, इंडियन है। चलो, तो हमने बात करी यहाँ पे। उसके बाद में 2 साल बाद में 1950 में इन्होंने मिशनरी स्थापित करी वहीं पे बंगाल में, और वहां से काम करना शुरू करा गरीबों के लिए, अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। और लगभग 45 साल लोगों की सेवा करी। बहुत सारे आपके रोग वगैरह चल रहे थे, और ये जो है ना आपका फ्री में चीजें करती थी। पूरा जीवन इन्होंने ऐसे एक साधु संत की तरह, सच मायने में ये संत थी, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आपका एक आता है 1979, 1979 इनको, क्योंकि इनके पूरे जीवन में इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, इनके अच्छे कामों को देखते हुए आपका नोबेल पुरस्कार मिला इनको शांति के लिए सर। किसमें मिला सर? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है। भारतीय हो चुकी है पहले से ही, तो इंडियन है, ये मत बोलना मदर टेरेसा इंडियन नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा इंडियन जिसको नोबेल मिला है, पहले इंडियन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था, है ना, ठीक है। नहीं, किसका मिला था? लिटरेचर का। इनको शांति का मिला था, ठीक है ना, पीस का, ठीक है ना, शांति का। 79 में इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार, और 80 में हम लोग देते थे इनको क्या? भारत रत्न। तो मैडम ऐसे ही नहीं है, भारत रत्न भी है। क्या है आपका? तो 1980 में भारत सरकार इनको आपका भारत के सर्वोच्च सम्मान से आपके नवाजते हैं, तो वो है भारत रत्न, ठीक है, मदर टेरेसा। तो ये कहानी है उनकी। फिर उसके बाद में 1997 में आपका इनकी डिवाइस हो जाती है, वो दुनिया में नहीं रहती है। ये थी छोटी सी कहानी इनकी। तो कुल मिला के क्या है, उसके बाद में इनके 100 साल हुए इनके जन्म के, कब? आपके सन 2010 में।
सर 1910 में पैदा हुई थी ना, 26 अगस्त को, अगस्त वाले है ना ये, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था ये, 2010 में 100 साल हुए तो अमेरिका ने आपका क्या है, आपका एक डाक टिकट जारी किया था, अमेरिका ने डाक टिकट जारी किया था, उसको लेकर के था, और 2010 में किया। फिर 2016 में आपका पोप फ्रांसिस ने इनको संत की उपाधि दे दी, ठीक है ना, कैथोलिक इसको धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये लोग मिसाल है, ठीक है ना, इंसानियत के, उनमें से एक है मदर टेरेसा मैडम। कुछ बातें मैंने यहाँ लिखती हूँ आपके। स्कोपिये राजधानी है नॉर्थ मैसेडोनिया की, स्कोपिया अभी भी है, नॉर्थ मैसेडोनिया यूनान के या ग्रीस के जस्ट ऊपर है, देखिएगा वहां पे पैदा हुई थी। सितंबर 1940 में ये आपका क्या डिसाइड करती है, यहीं पे ये जा रही थी छुट्टी के दिन कि मैं ना अपना जीवन उनके लिए आपका वो करूंगी, ठीक है। तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट जारी किया अमेरिका ने 2010 में। सर इतनी हमने बात कर ली, नोबेल कब मिला, कैसे मिला, कहाँ, इंडियन हो गई थी, कहने का मतलब नागरिकता ले ली। मैंने शॉर्ट में सारी कहानी आपके जोड़ भी दी है। सर एक क्वेश्चन सर सरासर गलत था, ये कई सोर्सेस अलग अलग बातों पर लड़ रहे हैं, मैं फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा कि कोई ऑप्शन सही नहीं है सर। इसका रीजन ये था, मल्टीपल सोर्स देखे गए तो इसमें बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, सर इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, NaHCO3। सर कहा है आपका NaHCO3, इसको कहते हैं आपका मीठा सोडा भी बोल देते हैं या खाने का सोडा, ठीक है। नहीं सर बेकिंग सोडा जो घर पे आपका बेक करने में, खाना पकाने में यूज होता है ना। चलो इसके साथ में जो चार ऑप्शन थे कि कौन सा जो है ना वो CO2 निकालने में विफल रहता है अम्ल, सर आपका कोई सा भी नहीं है, क्योंकि CH3COOH इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, H2SO को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HCOOH इसको आपका क्या बोलते हैं आपका फॉर्मिक एसिड, और H2CO3 इसको क्या बोलते हैं आपका कार्बनिक एसिड। सर सबके साथ में CO2 निकलती है, सबके साथ में CO2 निकलती है। इसको डिफरेंट सोर्सेज से आपका केमिकल रिएक्शन देखा तो सब में CO2 निकल रही थी, ऑप्शन गलत है ये। कुछ लोग इनको बोल रहे हैं आपका क्या है, इसके सल्फ्यूरिक एसिड को, कुछ कार्बनिक बोल रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक भी नहीं है, कुछ नहीं गलत है ये, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा डीप जाओगे तो इसमें सबके साथ में CO2 निकलती है, और आप देखोगे नहीं डीप हो जाएगा। चलो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, ये मत था सीले का। कुछ वो लोग बोल रहे थे किसका है आपका अब्राहम लिंकन का है, पर नहीं है सर, उन्होंने बोला था, उन्होंने लोकतंत्र की डेफिनेशन दी थी, ठीक है ना, बाय द पीपल, ठीक है ना, वो वाली। इसके बाद में क्या है, ये सीले का है आपका डायलॉग, ठीक है ना। सर एक एक क्वेश्चन पे इतना कई बार टाइम लग जाता है, तो आधा घंटा कब बीत जाता था पता नहीं पड़ता है, समझ आ रही है ना, इसलिए आप केवल रिवाइज करो। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये बोला था सीले ने। लोकतंत्र क्या है, ऐसी सरकार जिसमें सबकी भागीदारी है। हमारे यहाँ पे ऐसा ही है ना, कोई भी नेताजी बन सकता है, वो बात अलग है कि हमें किसी खानदान के नेताजी पसंद हो तो हम गुलाम बने रह गए, ठीक है ना, कुछ नहीं यार। एक ही तापमान पर और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं, समान संख्या कि क्या होते हैं आपके अणु होते हैं। सर दोबारा में आपका एडिट हो जाता है, यहाँ पे देखता हूँ ना, फिर दोबारा जो आपका नोट्स मिलता है वो फाइनल मिलता है सही होकर के, ठीक है ना। तो समान संख्या में अणु होते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोला उसने, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर वॉल्यूम। तापमान समान है, प्रेशर समान है, सारी गैसों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो बराबर रहते हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में। इतनी सी बात कही, क्या मैं समझा पाया। मान लीजिए इतना सा वॉल्यूम उठाया किसी गैस का, तापमान सेम, प्रेशर भी, दाब ताप दोनों सेम है, तो बोला जा रहा है कि आपके क्या रहेंगे, आपका सभी गैसों के मॉलिक्यूल जो है ना समान संख्या में रहेंगे। और ये बोला था किसने, आपके अवोगाद्रो का नियम है ये। अवोगाद्रो आपके साइंटिस्ट हुए हैं अवोगाद्रो। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, अवोगाद्रो की बात करेंगे, ठीक है। तो अवोगाद्रो संख्या 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है ना, पर मोल। इतने आपके पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक मोल में। तो ये है आपका, ये अवोगाद्रो संख्या कितनी है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ये तो हमने कराई। ये किसका डायलॉग था, ये बोल रहा था कि ये किसने बोला, ये किसने बोला, अवोगाद्रो ने बोला। अवोगाद्रो का नियम है, ये किसका नियम है, अवोगाद्रो का। और ये अलग से एक्स्ट्रा है, अवोगाद्रो संख्या कितनी 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलो,
फोटो बोले तो प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन आपका उससे आपका, ठीक है ना, फॉस्फोरस के साथ में बाकी चीजें फॉस्फोराइलेशन, ऐसे करके ये क्या है, ये प्रोसेस है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये काम होता है, कौन सा वाला, ठीक है ना। तो फॉस्फेट जानते हो ना, फॉस्फोरस, ठीक है, उसको लेकर के होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है उसका, ठीक है ना। कैसे होता है, क्या होता है, एडीपी बदल जाती है एटीपी में सर, डाई फॉस्फेट ट्राई हो जाता है, यानी फॉस्फोरस और जुड़ गया ना सर, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डायमंड 2 3 में हो जाएगा सर, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब लिंक हो रहा है थोड़ा बहुत। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है, एडीपी बदल जाता है सर एटीपी में, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। ये पौधों में देखने को मिलता है सर, इसी का चित्र है आपका, ये किस तरीके से क्या हो रहा है। आप जब आपका नीट वगैरह करते तो आपको बताने का मतलब भी था कैसे करके क्या है, ये कैसे आपका है, ये सारे लगे हुए हैं किस पे आपके, ठीक है ना। उसके जो एक लीफ है ना उसमें कैसे आपका ये काम करते हैं। दिल्ली के सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी सर, बलबन ने, कल ही हमने पढ़ाया था, किसके बहाने पढ़ाया था हमने, अलाउद्दीन खिलजी के बहाने पढ़ाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी की नीति को अपनाया था मंगोलों से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए। इसको लौ एवं आपके फौलाद, सॉरी रक्त एवं, उसने खून एवं फौलाद दे दिया था, बात एक ही है, रक्त एवं लौ की नीति या खून एवं फौलाद की नीति एक ही है, बस भाषा का फर्क पड़ गया है, बात वही है, पॉलिसी वही है, किसकी है, बलबन ने अपनाई थी सर। इसका मतलब बताओ सर, आपने बता तो दिया लेकिन ये चीज बताई नहीं कि ये मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रक्त और लौ का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है कठोर नीति। कठोर नीति का मतलब बर्बरता पूर्वक, उन्होंने कहा मार दो काट दो, लौ का मतलब तलवारें, रक्त का मतलब खून बहा दो। मैं ना नॉर्मल नहीं हूं भाई, मैं क्या है मारने काटने पे विश्वास रखता हूं, तू ज्यादा करेगा तलवारें चल जाएंगी, ठीक ना। तो ऐसे करके था ये, बलवन ने आपका क्या करा था, बलवन है ना, ठीक, ओके सर। बलवानी करेगा लौ रक्त वाली, बलवान से बलवान, बलवान ध्यान रखना। चलो सर, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकार या कार्यपालिका शक्ति सर किसके पास में होती है, मंत्रिपरिषद के पास में होती है सर। दो चीजें थी, भारतीय गणराज्य में कार्यपालिका प्राधिकार या कार्यपालिका शक्ति या संघ की शक्ति किसमें होती है, कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होती है, राष्ट्रपति में सर। कल ही आया था, तुरंत घुमा दिया उसने, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। संविधान ने शक्ति दी किसमें दी, आपकी राष्ट्रपति में निहित करी, बट वास्तविक रूप से किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद में वेस्ट करी है। वास्तविक रियल पावर किसके पास में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल पावर किसके पास में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होता है तो अल्टीमेटली पहुंच जाती है पीएम के हाथ में। हाँ सर, ठीक है ना। तो आर्टिकल 74 कहता है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में सर, मंत्रिपरिषद के पास में। रियल से ध्यान रखना, और रियल शब्द नहीं रहे तो किसके पास में सर, राष्ट्रपति के पास में, ठीक है सर। क्या मैं समझा पाया हूं, गुड, ओके। सही जोड़ा मिलाने की बात करी थी, इसमें सही जोड़ा था आपका सार्क जो है ना आपका, द्विपक्षीय मुद्दे आपका उसमें नहीं सुलझाए जाते हैं सर। कुल मिला के बात ही है सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद कर लेने नहीं पड़ेंगे। सार्क हमने संगठन पढ़ा था, कब बना था सर, 8 अगस्त को बना था। कब बना था, मत करो रिवाइज, नोट्स दे रखे, मैं भी नहीं बताने वाला। सार्क में कितने देश हैं सर, 8वां कौन सा है, अफगानिस्तान। सर इसमें बताओ भारत के पड़ोसी, पहले तो भारत है, इधर ले लो पाकिस्तान, इधर ले लो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मालदीव्स बाइकॉट मालदीव्स उसके बाद में कौन आपका, लंका है ना, और ये एक्स्ट्रा ले लो किसको, अफगानिस्तान को, हो गया ना। अच्छा सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का, काठमांडू, ठीक है ना। काठमांडू किसकी राजधानी है, चलो सही है, इतना तो याद ही है, ठीक है ना। चलो सर, कुल मिला के सर ये आपका द्विपक्षीय मुद्दे इसलिए नहीं सुलझाए जाते हैं क्योंकि क्या है, बहुत सारे देशों का संगठन है, तो तुम आपस में बतियाओगे तो तुम अलग ही बात कर लो। ये सब क्या है, 8 देश है तो 8 बैठेंगे एक टेबल पे,
अब तुम बीच में बताने लगो, आपस में यूं करने लगो, लोग कहेंगे, ओ भाई क्या आपस में बात है, सब मिलके बात होगी, ये दो पक्षी मुद्दे यहाँ नहीं सुलझाए जाएंगे, तुम आपस में मीटिंग करना अपने मंत्रियों की, बुला लो उनको अपने घर, तब बात कर लेना, यहाँ पे होगी सब मिलके सबके लिए बात की होगी, सार्क की बात होगी। सार्क का बोले तो SAARC, ARC को अलग करना, साउथ एशियन एसोसिएशन, देखो ऐसे बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन, काय के लिए, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, गुड, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सर अगले वाले ये तो सही था कि इसमें द्विपक्षीय मुद्दे नहीं सुलझाए जाते क्योंकि बहुपक्षीय मुद्दे सुलझाए जाते हैं, दो पक्ष वाले नहीं, ठीक है ना। चलो अगला, इसमें जोड़ी दे रखी थी लिखित संविधान है इंग्लैंड में, सर नहीं है, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान है। सर चलता कैसे होगा, हमारे यहाँ तो लिखित है तब भी आपकी कलेश हो जाती है, वहां कैसे काम चलता है, परंपराओं से। सर किससे आपका, और परंपरा कैसे, वहां के दो हाउस है ना, एक निम्न हाउस है, उसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, ठीक है ना। अबे लोकसभा नहीं, उनके यहाँ पे कुछ और भी बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उनको, है ना। और जो ऊपर वाला है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ कॉमन्स, वो नीचे वाला है, ठीक है ना। ऊपर वाले हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या बोलते हैं इसको। आपको सर की उपाधि दे दी जाती है, लॉर्ड बना दिया जाता है, सर फलाने सिंह, तो आप क्या लॉर्ड बन जाते हो और आप उसी के हिस्सा रहते हो। बड़े बड़े गणमान्य लोगों को सर की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना, या लॉर्ड्स जो होते हैं ना आपके, उसी में रहते हैं, किसमें, ऊपर वाले, हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है उनका, ठीक है। अब परंपराओं का निर्माण वो करते हैं, परंपरा पहले से चली आई, अरे ऐसा हमारे यहां से नहीं हुआ। आप कहोगे, आप भी तो कहते हो ना, अरे यार हमारे यहाँ चल्ला चली नहीं है, चल्ला के हिसाब से नहीं रहता है, रोटी बेटी यहाँ भी आई जाएंगे, ऐसा होगा, ये नहीं होगा, इसमें करेंगे, इस खानदान में करेंगे, ये क्या है, कहीं लिखा हुआ है, ये परंपरा है ना। तो यहाँ पे भी परंपरा से चल गया। तो पढ़ा लिखा देश है यार, सिविलाइज देश है, वहां पे हो जाएगा, जनसंख्या कम है। अब भाई साहब हमारा एक यूपी भारी पड़ जाता है बहुत सारे दुनिया पे, तो हम कैसे संभालेंगे, तो हमें तो लिखित करना था ना, ठीक है ना, वहां चल भी जाएगा, ठीक है सर। तो इंग्लैंड में सर संविधान लिखित नहीं है, क्या है आपका, मौखिक है, परंपरा से आपका चीजें चलती है वहां पे। और यूएसए के बारे में बोला था एकात्मक राज्य, नहीं सर, संघात्मक राज्य। फेडरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या आपका, यूएसए, ठीक है ना। चलो एकात्मक नहीं, संघात्मक है सर, फेडरल है, फेडरल सिस्टम है वहां पे। सर अगला था संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको निषेधाधिकार है नहीं, किसी को निषेध कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल नहीं, सलाह दे सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा भाई साहब का कुछ नहीं है। जबकि क्या है, आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र महासभा, नाम बड़ा भारी, नाम बड़े हुए दर्शन, अरे वाह अद्भुत हो तुम, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है कि इनको धीमे धीमे पावर दे दी जाए, पर ठीक है, कोई देश देना ही नहीं चाहता है, ठीक है, चलिएगा। अब चलो सर एक और है, अगला प्रश्न आपका, वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वो डस डस की देयता प्रदर्शित करता हो। इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें पीछे पड़ गया इस वाले में तो नहीं क्या, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान रखना, ये दिमाग की जिम चल रही है ना, आप पावरफुल होते जाओगे उतना ही, नहीं क्या। चलो वित्तीय प्रपत्र को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना, कौन से वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मूल प्रतिभूति, फंडामेंटल सिक्योरिटी बोला जाता है, कहा जाता है यदि वह सरकार की देता है, यार भारत सरकार की। अब सुनो इसको, अब समझो, अब तक नहीं पता है ना, चलो क्या कहता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बदले हम पैसा ले दे सकते हैं, है ना, एक चीज, ठीक है। मूल प्रतिभूति, फंडामेंटल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब आपके लिए गोल्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी आपका लिखित में कुछ चीज दे देना कि मैं ना तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा, मैं लिखित में देंगे, ठीक है ना, पर तुम्हारा नहीं चलता है, भारत सरकार का चल जाता है, वो ठप्पा लग जाता है ना, वो बड़ी बात होती है। नहीं भी दोगे तो छाप के दे दोगे, सबको पता है ना। इसमें मूलभूत फंडामेंटल सिक्योरिटी किसको कहा जाएगा, किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा, जिस पर यदि वह क्या दिखाए, भारत सरकार की देयता दिखाए, कि कौन देगा इसको, भारत सरकार देगी। अरे वाह, ये तो क्या है, फंडामेंटल सिक्योरिटी है। फंडामेंटल आपका प्रतिभूति है, सिक्योरिटी का मतलब ये सुरक्षा वाला नहीं है, सिक्योरिटीज फाइनेंस की दुनिया में क्या है, सिक्योरिटीज को आपका, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो, जिसके बदले में आप पैसा ले दे सकते हो, लेन देन कर सकते हो। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है,
इतना ही बहुत है। तो सर फंडामेंटल इसलिए बोला क्योंकि भारत सरकार क्या है आपका, उसकी देता है, भारत सरकार देगी तो कोई टेंशन नहीं है, वो मूलभूत है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है सर। भारत सरकार का नाम आते ही आप भी तो खुश हो जाते हो, अरे सरकारी है यार, उसके चक्कर में तो 10-10, 15-15 लाख, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, चलो ठीक है। सर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था, और इसके बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ था उनको। उन्होंने बोला था यार मेरी मति कैसी चली, ठीक है ना, मैं तो दुनिया का क्या, ठीक है ना, परोपकार करना चाहता था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने तो बस ये ना पहाड़ वगैरह रास्ते बनाने के लिए सोचा था कि इनमें जो लगाऊंगा पहाड़ टूट जाएगा, हो जाएगा, इन्होंने लोगों ने इंसान को उड़ाने के लिए कर दिया, क्या ही किया जाए। अल्फ्रेड नोबेल साल में फिर बाद में इन्हीं का एक फाउंडेशन है जो इन्हीं के नाम से क्या दिलवाता है, पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल फाउंडेशन। तो इन्होंने लगभग 400 450 आपके पेटेंट भी किए थे, बहुत बड़े आपके रहे थे लोग, ठीक है ना, इनका आप दुनिया में नाम भी है। कहते ना वो भी इंसान है यार, पैदा ही हुएंगे, अंगे अंगे उनने भी करी होगी, है ना, घुटुओं घुटुओं वो भी चले होंगे। अद्भुत है इंसान जो है ना, अपने डिसीजन का आपका वो रिजल्ट होता है, उनके डिसीजन ऐसे रहते हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, हम क्या कहते हैं, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आपका टाइम आ जाता है, अब देखोगे आपका जिन जिन ने सिलेबस नहीं किया है, कल करेंगे, कल कल के चक्कर में क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। सर यहाँ पे कंट्रोल रखना है अपने पे। आपका मन करेगा कि यार मूवी अभी देख ले, ध्यान रखना है एक चीज बोलना, मन से ये मत बोलना मूवी नहीं देखनी, उनसे बोलना तेरे को दिखाएंगे और खूब दिखाएंगे, पर कब, एग्जाम के बाद में, अभी नहीं, ठीक है। यदि ऐसा कर सकते हो तो कमाल हो जाएगा सर। अच्छा सर डायनामाइट हो गया। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है सर? फुटबॉल से संबंधित है। भारत में 1890 में स्टेब्लिश हुआ था, भारत का तीसरा सबसे पुराना आपका टूर्नामेंट है सर, ठीक है ना, 1890 में सर, आजादी से पहले आपका रोवर्स कप ये फुटबॉल के फील्ड में आपका होने लगा था, ये आपका होता है। रोवर्स कप का संबंध किससे आपका सर? फुटबॉल से। सर आपको लेके चलते हैं स्वप्नपा, कहां पे लेके चलते हैं? स्वप्नपा, यार आप जो है ना क्या आईपीएस बनते हो, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, आईपीएस बनते हो, तो आपको यहाँ पे पहुंचाया जाता है सर। आईपीएस जो है ना कमाल की ट्रेनिंग दी जाती है उसको, एक जीता जागता अपने आप में, आपके कुछ भी नहीं उसके हाथ में, तब भी वो अपने आप में अस्त्र है, वो उसको कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ सर्वाइवल सिखाया जाता है। और आपको भारत में जितने भी तरह के जो है ना आपके अस्त्र शस्त्र असले सब चला के सिखाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर वाली, ठीक है ना। रोला ऐसे ही नहीं होता, वो सब चीजें जानता है, ठीक है ना, वो गुरु होता है। अच्छा एसआई की ट्रेनिंग देखोगे, हमारी बिटिया वहां पे गई हुई है, तो उसको घोड़े सवारी ये सवारी, उसको असले वसले वो डालती रहती है थोड़े बहुत, तो उसमें क्या है ना, अबे इधर असले नहीं डालती, मतलब फोटो डालती रहती है। मैं कह रहा कुछ भी बना देंगे, ठीक है। तो क्या है ना कि वहां पे हो रहा है, सोचो वो तो एसआई लेवल है, अब देखो आईपीएस लेवल, यार ध्यान रखना यार, कमाल का आपका ये सर्विसेज है, इनको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। एक बार को आप उस सर्विस में नहीं जा रहे हो, किसमें, बाकी आप नेता नहीं बन रहे हो, देखो सीधी सी बात है, या तो आपका पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, यही लाइफ है, ध्यान रखना। इसके अलावा तो जिंदगी जी आपने कुछ नहीं, सच बात यही है। और एक बार तैयारी जरूर करनी चाहिए, उससे क्या है आपका ब्रेन भी खुलेगा, भले ही आप करो ना करो, उस मूड से करना, क्योंकि वास्तविक जो आप बनते हो ना, इंसान बनते हो, उस इन्फॉर्मेशन के साथ में बनते हो। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, जीवन जीने का आनंद भी बढ़ता जाएगा सर आपका, समझ में आ रही बात है? तो यही है, यह आपका स्वप्न पा, ठीक है। चलो देखते हैं आपका 1948 में गठित हुआ था सर, 1948 में ये बनाया था स्वप्नपा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, कहां पे है आपका? चलो तो सबसे पहले इसी को करें, इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था सर? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? आपको बता चुके हैं। ये बताओ दयानंद सरस्वती का जन्म आपका कब हुआ था? 1824 में हुआ था, ठीक है। चलो ओके, मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की, कब की? 1875 में। आर्य समाज का मूल ग्रंथ कौन सा है सर? सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है ना। अच्छा गुड, ओके। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था किसने? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक और था आपका स्वदेश के बारे में जो बताने वाले थे ना, वो भी दयानंद सरस्वती ही पहले थे। उन्होंने बोला था कि ठीक है, यहाँ इतना ही पता है,
भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है सर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, इनको बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना? कहां से, किस देश से लिए थे सर? गुड गुड, अच्छा है। किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है सर? दामोदर नदी को। किसको? आपका दामोदर नदी को आपका रिवर ऑफ सौरो भी बोला जाता है। ठीक है ना? शोक की नदी भी बोला जाता है दामोदर। ठीक है ना? अच्छा सर, इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर प्लेटू से, छोटा नागपुर पठार से आपका निकलती है और झारखंड से आपका निकलती है। सर मैंने बोला था ये क्या करती है, आपके 2 भागों में बांटती है छोटा नागपुर प्लेटू को, है ना? 20 से ऊपर वाला क्या है आपका, बताओ जल्दी से? हजारीबाग। और नीचे क्या है आपका? रांची के पठार, है ना? है ना? अच्छा एक और रह गया उधर तीसरी साइड, बोलो कौन सी पहाड़ियां? राजमहल पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां। ठीक है कि नहीं? ये 3 हिस्से हैं, 3 टुकड़े हो गए किसके? छोटा नागपुर प्लेटू के। हुए नहीं हुए? अच्छा बताओ, अच्छा ये बताओ, जो नीचे हमारा रांची का पठार रह गया, वहां से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा, और उस पर एक जलप्रपात है हुंडरू, हुंडी, दाम, स्वर्ण रेखा, हुंडी, सब पैसे की बात होगी, दामोदर। ठीक है ना? तो चलो सर हमारी बात होगी। अच्छा सर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? दामोदर रिवर, रिवर ऑफ सौरभ भी बोला जाता है, शोक की नदी बोला जाता है। ठीक है ना? छोटा ना प्लेटू से आपका ओरिजिनेट होती है। सर आगे चल के ये हुगली की सहायक बन जाती है। सर हुगली बहती है कहाँ पे आपकी? देखो गंगा के 2 आपके टुकड़े हो जाते हैं, एक चली जाती है कहाँ पे? 2 ब्रांच हो जाती है ना, बांग्लादेश में एक, इधर आपके कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाली ब्रांच जो है ना हुगली कहलाती है। और ये इससे जुड़ जाती है कौन? दामोदर। इसी नदी के किनारे है आपका क्या? कालकट्टा। ठीक है ना? कैलकुटा। सर लास्ट में मैंने कराई दिया, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पे रखा गया। सर 15 सितंबर 1948 को ये एस्टेब्लिश हुआ था सर। स्वप्नपा इसका नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इसको बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर सर गृह मंत्रालय है, नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है ना? उसमें ठीक गृह मंत्रालय का अधीन ही काम करते हैं आपके कौन? ये कौन? पुलिस वाले। ठीक है ना? आईपीएस, आईपीएस। ठीक है ना? चलो सर, सर इसके मेंबर कौन होते हैं आपके? स्वप्नपा के आईपीएस होते हैं सर। जब आप सिविल सर्विस परीक्षा सीएससी आपकी क्रैक करते हो तो आपको पहले ले जाया जाता है कहाँ पे? आपके लब्बासना को, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना? वहां पे ले जाया जाता है और वहां पे बेसिक कोर्स सबका होता है वहीं पे। 6 महीने तक सबका वहीं पे रहते हैं, आईपीएस वगैरह हो, आईआरएस हो, सब वहीं रहते हैं। बेसिक कोर्स होने के बाद में बाकी सब चले जाते हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन वाले के लिए। आईपीएस आ जाएंगे हैदराबाद, और आईआरएस वाले कहीं और चले जाएंगे, आईएफएस फॉरेन वाले कहीं और चले जाएंगे। केवल आईएएस रह जाते हैं कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। 1 साल का कोर्स उनका चलता है। 1 साल के बाद में उनकी भारत दर्शन की यात्रा शुरू होती है, कमाल की यात्रा। 7 देशों को घुमाया जाता है भारत सरकार की उस पे। ठीक है ना? पता नहीं करोड़ों का पैकेज रहता है। ऐसे ऐसे आलीशान जगह और ऐसी ऐसी जगह उस भारत दर्शन में दिखाई जाती है जो एक अमीर से अमीर की भी औकात नहीं है, वो भी दिखाई जाती है सर। ठीक है ना? क्योंकि वास्तविक बागडोर आपके कौन संभालते हैं? आपके ये लोग संभालते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। बहुत डीप चीजें हैं सर, वो बातें भी आप देख पाते हो, दुनिया का नजारा ही बदल जाता है आपका। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स सिखाई जाती है ना, कमाल के लेवल की सिखाई जाती है। जैसा थिंग, चलो ये होगी हमारी, तो मैं इसको यहीं पे रोकूंगा। ठीक है ना? जीएस वाले सेक्शन को अब थोड़ी हम बात करेंगे किसको लेकर के। ठीक है ना? खुश रहिए, ख्याल रखिए।